नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर ऑपोजिशन को ललकारा है कि वो तहरीक अदम एतमाद को किसी सूरत कामयाब नहीं बना सकते। और दूसरी जानिब काफ लीग की जानिब से भी एक सिलसिला है सरप्राइज देने का। काफ लीग ने हुकूमत से भी अपील की है, ऑपोजिशन से भी अपील की है कि 27 मार्च को जो डी चौक के ऊपर जलसे का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे कन्फ्रंटेशन का खतरा है। कुछ इस तरह की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पंजाब के अंदर अलीम खान और जहांगीर तरीन के जो राब्ते हैं हमजा शहबाज शरीफ और पीडीएम के साथ, उन राब्तों को तोड़ने के लिए और पंजाब को सस्टेन करने के लिए चौधरी सरवर के थ्रू गवर्नर राज भी नाफिज किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो पंजाब असेंबली ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की जो किसी भी किस्म की मीटिंग्स हैं हमजा शहबाज शरीफ के साथ, उनका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मरकज में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही तमाम सियासी जमातें किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी, या वो फिर ये कहना चाह रहे थे पहुंचा दी जाएंगी। इस पर आज के प्रोग्राम में मुझे बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद खान मदनी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां इमरान अहमद, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। इमरान, आपने रिसेंटली इस्लामाबाद का चक्कर भी लगाया, क्या देखा आपने इस्लामाबाद की हवाओं में, क्या तब्दीली नागुज़ीर है? देखिए जी, इस्लामाबाद की जो हवाएं हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगर आप ये कहें कि वहाँ पर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट और कोई भी सियासी डिपार्टमेंट अपने मुस्तकबिल के बारे में श्योर है तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत के जो वुज़रा हैं उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो खुद रास्ता तलाश करते फिर रहे हैं कि अब हम जाएं तो कहां जाएं, हमें कौन ले। बल्कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर बताता चलूं कि एक बहुत ही सीनियर एमएनए हैं, उन्होंने ये मुझे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोली सबसे ज्यादा लगी है 2 अरब 20 करोड़ रुपए, और इस पर वो फख्र कर रहे थे। यानी कि इस वक्त जो हालात हैं, हालात ये हैं कि बम्पर सेल चल रही है और इस वक्त साल की जो सेल है उसमें सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कमाने का मौका है, हर शख्स अपना रेट लगवा रहा है। लेकिन हुकूमत के लिए जो हालात है वहां पर वो बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। मैं वापस आपकी जानिब आता हूं इमरान, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। वहीद गुल ने मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी आवाज। वहीद गुल साहब, कल तक आप लोग जिन्हें चीनी चोर कहा करते थे आज उन्हीं के दर पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोग भी पीटीआई की तरह पावर पॉलिटिक्स करते हैं। वहीद गुल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग तो उनको चीनी के परमिट देने के लिए नहीं गए थे, हम उनको ये इजाजतनामा कैबिनेट कमेटी का देने के लिए नहीं गए थे कि आप पहले चीनी को एक्सपोर्ट करके मुल्क के अंदर गिरानी पैदा कर दें, और फिर हम उनको ये भी नहीं देने गए थे कि फिर आप इंपोर्ट करने का उनको इजाजत दे के अरबों रुपया जो है वो हुकूमती एहलकार जो है वो अपनी जेबों में डाल लें और गरीब को जो है वो मार दें। तो इस तरह की कोई बात जो है वो हम नहीं करने गए थे। हम तो इस वक्त जो है वो जो जिसके पास भी जा रहे हैं 100% उसकी ख्वाहिश के ऊपर जा रहे हैं, और ये लोग तो सब जो है वो ये हमारी टिकटों के ऊपर इलेक्ट होने वाले लोग नहीं हैं, ये पीटीआई की टिकटों के ऊपर इलेक्ट होने वाले हैं, या आजाद हैसियत में जो लोग इलेक्ट हुए थे वो लोग हैं कि जो आज तरीन ग्रुप और अलीम खान। तो वहीद गुल साहब, क्या जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप ने आप लोगों को ताउन की यकीन दहानी करवाई है उस्मान बुज़दार को रिमूव करने के लिए, और अगला वजीर आला पंजाब कौन होगा? क्या आप लोग चौधरी परवेज इलाही के नाम पर राजी हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर पीटीआई के अपने एमपीएस और एमएनए जो हैं वो इस हुकूमत से नाला है, और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। इस वजह से ये बात नहीं है कि इस वक्त हुकूमत को चलता करे, उनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि कल को जब भी इलेक्शन हो, चाहे अगले 3 माह बाद हो या 1.5 साल बाद हो, वो अपने हल्कों के अंदर जो है
जो वादे किए थे उन्होंने वो वहां पर जाकर ठीक है, मैं वही गुल साहब जरा रुकिएगा। मदनी, मुझे समझ नहीं आती कि इस सारी सूरत हाल पर जो पीटीआई है वो कहां पर खड़ी है। हम अक्सर अखबारों में ये खबरें पढ़ते हैं कि बर्फी खाने से बारात के अंदर 18 बच्चे बेहोश हो गए। तो ऐसी कौन सी बर्फी खाई गई कि इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा के अंदर जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे हुकूमत के खिलाफ हो गए? मदनी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका, आपने तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। मैं देखें, आपके तवज्जुह से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है, इसमें मैं समझता हूँ जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उसको स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इमरान खान साहब पे कोई इत्तेफाक करता है नहीं करता, एक तो बात यह है कि ना इमरान खान चोर है ना चोर का भाईवाल है, और दूसरी बात यह है उसने सारी दुनिया में पाकिस्तान में का वज़ीर आज़म होने का हक अदा किया है, और उसको इस वक्त टॉपल करना, गिराना, मतलब आप स्टेट को गिराने जा रहे हैं। उनको इमरान खान अगर उनकी गवर्नमेंट जाती है तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? नहीं, अल्लाह ना करे हम खत्म हो जाएं, पाकिस्तान इंशाल्लाह आपने तो यही कहा ना कि इमरान खान को टॉपल करने का मतलब स्टेट को गिराना है। एंटी स्टेट एक्टिविटी है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ये इस पे तो वाज़ेह एंटी स्टेट एक्टिविटी के ऊपर आप मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये बड़ा ये जुल्म है जो ये कर रहे हैं, और मैं आपके तवज्जुह से इनको कहना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करें, बजाय इसके कि आपको चाहिए था कि गवर्नमेंट के साथ मिलके वो आप पाकिस्तान को इजी करते। 30 सालों से जो इन्होंने पाकिस्तान से कमाई की है वो हम सबको पता है वो किस तरह की है, किसी के पास शवाहिद हो या ना हो, आप ये चाहे सारे मिलके तो ये पाकिस्तान का कर्जा उतार जो सकते हैं। बशीर मेमन साहब हैं, साबिक DG/FIA, जो कि उन्होंने बयान दिया है कि मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि मैं शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे केसेस बनाऊं। आप समझते हैं कि बशीर मेमन जो हैं गलत कहते हैं या सही कहते हैं? मैं नहीं समझता इसमें कोई हकीकत है। ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं आपके तवज्जुह से अपना हमारे जो हैं वो इत्तेहादी हैं, मैं उनको भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो भी एंटी स्टेट हो जाएंगे। नहीं, मैं चौधरी परवेज इलाही जो ग्रुप है वो दोबारा डाकू हो देखिए, मैं जाएगा। उनको अर्ज करना चाहता हूं, मैं उनका बड़ा एहतराम है और वो हमारे इत्तेहादी हैं। अगर पीटीआई ने अपने कमिटेड लोगों को कुर्बान ना किया होता, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप इसके एविडेंट हैं, बिल्कुल ठीक है, बेशुमार लोग जो तहरीक इंसाफ के साल साल इमरान खान के साथ जद्दोजहद करते, उन सारों के पॉलिटिकल कैरियर पे छुरी चलाई गई और फिर इनको सारों को टिकटें जो है उनसे विथड्रॉ करके इन लोगों को फैसिलिटेट किया। आप चौधरी बरादरान से कर रहे हैं? पीटीआई मैं बिल्कुल कर रहा हूं, बड़े एहतराम से अपने नहीं अपने इत्तेहादियों कर रहे हैं, नहीं अपने इत्तेहादियों से कर रहा हूं। लीडरशिप ने आप लोगों को इग्नोर करके चौधरी बरादरान को, उस्मान गुस्तार जैसे पैरा ट्रूपर्स को एक्सेप्ट किया, फिरदौस आशिक अवान, नदीम को एक्सेप्ट किया, फवाद चौधरी को एक्सेप्ट किया, राइट? शौकत तरीन को एक्सेप्ट किया। के बेहतरीन लोगों ने इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ताला कबूल करे। हम भी उनमें से छोटे से फायदा तो नहीं कुछ हुआ ना? नहीं, बहुत फायदा हुआ है। देखें, ये एकदम से इमरान खान साहब जादूगर नहीं, मैं इत्तेहादियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आपको सीटें मिली ये अल्लाह ताला की इमानत है, और उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी। अच्छा, पहले तो खान साहब विक्टिम बनाया करते थे, अब आप कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ जो लोग जाएंगे वो एंटी स्टेट हो जाएंगे, यानी मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू। नहीं, बात ये है जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो सिनेरियो बन चुका है, इमरान खान इससे ज्यादा मेरा ख्याल है वजीर आजम होने का हक नहीं अदा कर सकता, और ना उसकी पार्टी इससे ज्यादा, यानी 150 से ऊपर जाएगा पेट्रोल। देखिए, सारी दुनिया में महंगाई है। नहीं सर, पेट्रोल तो $30 जो आ गया है। सारी दुनिया से आप चेक कर लें प्लीज, जो 100 रुपए की शय थी वो 200 रुपए की, 150 रुपए की। के बाद पाकिस्तान, आपका वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में वो तीसरा मुल्क है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। ये आपकी कारकर्दगी है। इंडिया में $1.74 का है, ये खुद आपके अपने वुज़रा ये बता चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर $1 जो है $87 का है, $100 के ऊपर आ गया, $130 से। अच्छा इमरान, ये जो मदनी ने स्टेटमेंट दी है, कल हमारे प्रोग्राम में बैठकर एक और पीटीआई के साथ ने भी सेम यही स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी जो काम है वो दुश्मन करवा रहा है, वो एंटी स्टेट एक्टिविटी है। आप इस रवैये से एग्री करते हैं इमरान बीइंग एन एनालिस्ट? देखिए, इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना और उसको एंटी स्टेट कहना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी मदनी साहब ने ये कहा ना कि ना तो इमरान खान चोर है
और ना ही चोरों का भाई वाला है, तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब चोरों को सपोर्ट नहीं करते तो नवाज शरीफ साहब को बाहर कैसे जाने दिया गया? अगर वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ साहब को एनआरओ नहीं दिया है, नवाज शरीफ साहब उनकी नजर में चोर है, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट ने उन्हीं ने फैसला किया और मुखालिफ में जाकर उन्होंने उसको बाहर भेजा, पूरे मुल्क के खिलाफ जाकर उन्होंने उसको बाहर भेजा। अब एनआरओ देना किसको कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, काइंडली ये बता दें। तो इसको चोरों की भाईवाली ही कहते हैं। और इस वक्त जो भी आपके आमिर कियानी को क्या दिया गया, नदीम बाबर को क्या दिया गया, जफर मिर्जा को क्या दिया गया इमरान, और इन सबको एक वजारत छोड़ के दूसरी वजारत दे दी गई है कि आपने यहां पर करप्शन कर लिया, वेरी गुड, अब आप यहां पर है और यहां पर करप्शन करें, वहां से छोड़ेंगे तीसरे पर जाएंगे। आप ये बताइए कि भाई वाली करप्शन में किसको कहा जाता है? एक शख्स खुद चोरी कर रहा है। आपके ख्याल में अलीम खान और जहांगीर तरीन अचानक से नाराज हुए खान साहब से या नाराज करवाए गए? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नाराज करवाए गए हैं, ये हमारे पास इसके बाकायदा सबूत भी मौजूद है और पूरी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपको इसकी नजर भी आती है। आप जहांगीर तरीन से पहले तो पैसे लें, उनके जहाज इस्तेमाल करें, गाड़ियां इस्तेमाल उनकी गाड़ियां इस्तेमाल करें, वो इन्वेस्टमेंट करें, वो सरमाया लगाए, और जब प्रॉफिट कमाने का टाइम है तो आप उनसे कहें कि तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता जी, ये मुल्क है, कारोबार करते हैं, आज भी कारोबार चल रहा है, ये हमारे फैक्ट्स है, हमें मानना पड़ेगा, ये कारोबार चल रहा है। 5 सालों में 2 सीजन लगते हैं, एक सेनेट का सीजन लगता है, कौमी असेंबली का सीजन लगता है, कौमी असेंबली का सीजन लग रहा है, इसमें कमाकर 5 साल के जो प्रॉफिट वो भी निकालना है और अगले इलेक्शन के पैसे भी निकालने हैं। दिस इज अ रियलिटी इस वक्त। और जो जितने भी लोग इस वक्त खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब इसी सिस्टम का हिस्सा है, कोई दूध का धुला नहीं है। और आपको नजर आ रहा है क्या वजीर आजम इमरान खान तहरीके अदम एतमाद की जो ऑनस्लॉट है वो सह पाएंगे या इन हाउस तब्दीली नागुजीर है इमरान? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो कांपे टांग रही हैं वो बिल्कुल ठीक टांग रही हैं, क्योंकि उनके जो हालात हैं इस्लामाबाद के, उनको ये नजर आ गया है कि अब ये अदम एतमाद मेरे खिलाफ हो जाएगी। और अगर उनको थोड़ा सा भी यकीन होता कि जी मैं इसमें सर्वाइव कर जाऊंगा तो वो फौरन इजलास अगला वजीर आजम कौन होगा? देखिए, अगले वजीर आजम के बारे में कोई बात करना मैं समझता हूं कबल वक्त था, क्योंकि अपोजिशन भी इसमें, मुझे जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ का नाम तो दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से ऑन नहीं कर पा रहे हैं उस बात को। इसमें भी मैं समझता हूं ग्रे एरिया मौजूद है, लेकिन ये मुमकिन है कि जो एक तहरीक इंसाफ में से कोई एक शख्स सामने आ जाए। नाम तो 2-3 हमारे पास आए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कोई शख्स सामने आ सकता है। मैं कह रहा हूं ना कि ये जो काम पे टांग रही है ना, इसलिए क्योंकि वहां पर हालात जो है बहुत खराब हो चुके हैं। फिर तो सारी पार्टी तितर बितर हो जाएगी इमरान। ये पार्टी है कौन सी? ये तो 4 लोग यहां से, 6 यूथ वहां से, 3 वहां से, इनकी पार्टी कहां से है? 3 से 4 लोगों के अलावा बताइए कि तरीके। इमरान, मैं वापस आपके पास आता हूं। वही गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वही गुल साहब, कुछ सियासी तज्जियाकार लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से जो पेश गोइयां कर रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है ताकि पंजाब को रिटेन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ऑपोजिशन क्या करेगी वही गुल साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी इस हालात के अंदर कोई इनकी चाल जो है वो कारगर नहीं हो सकती। देखिए, इमरान खान साहब कहा करते थे, आपको याद होगा कि बहुत सारे एमएनए को के मुतल्लिक ये कहते थे कि जनाब ये स्टे के पीछे छुप रहे हैं। तो आज क्या वजह है कि खान साहब जो है वो अपने पॉलिटिकल वर्करों के पीछे छुपने की कोशिश वो कर रहे हैं? एक आईनी मामला है, इसको क्यों इतना तूल दिया जा रहा है और क्यों मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मैं 100% एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि अगले 2-4 दिन में मुझे बड़ी अल्लाह से कभी उम्मीद है कि ये मामला सब ठीक हो जाएंगे और ये स्मूथली जो है वो प्रोसीजर्स होगा। अच्छा, रुकिएगा, वही गुल साहब रुकिएगा। डॉक्टर जैन भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया है, पीएमएल-क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो काफ लीग की सियासत है वो दोनों तरफ से अपनी बोलियां लगवा रही है और आखिर में जो उन्हें ज्यादा बेहतर डील ऑफर करेगा वो उनके साथ चले जाएंगे। क्या ये तासुर ठीक है डॉक्टर साहब? देखें जी, आज मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अपील की है कि जो आप लोगों ने जलसे जुलूसों का ऐलान किया है, मुल्क के आला तरीन मफाद में फौरन इसकी मनसूखी का ऐलान करें। पाकिस्तान के सियासी और मौशी हालात जो हैं
वो इस चीज के मुतहम्मिल नहीं है, मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं है। तो इस एंगल में, इस पैराए में आप ये जज कर सकते हैं एज ए एनालिस्ट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वो लीडरशिप है कि जिसने इन कशीदा हालात में भी सबको जो है वो आपस में महाजराई से दूर रहने का मशवरा दिया। नहीं डॉक्टर साहब, इतने जलसे हुए हैं पिछले दिनों में, गवर्नमेंट की जानिब से भी, ऑपोजिशन की जानिब से भी, उन जलसों के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये जो 2 जलसे होंगे उसकी वजह से कैसे पाकिस्तान को कोई खतरा हो सकता है डॉक्टर साहब? देखें जी, जो गरीब आदमी है उसे ना हुकूमत के किसी जलसे जुलूस से कोई सरोकार है और ना ऑपोजिशन के जलसे जुलूस से सरोकार है। उसका असल इशू गुर्बत और महंगाई है। उसे ना नंबर 1 की सियासत से कोई गर्ज है और ना उसे ऑपोजिशन के जलसों से कुछ हासिल होगा। हमें इक़दामात करने हैं। चले ये बहुत अच्छी अपील है कि कन्फ्रंटेशन ना हो। साथ किसका दे रहे हैं, गवर्नमेंट का या पीडीएम का? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो मुशावरती इजलास है वो आज भी हुआ है और कल भी वो जारी है। इस सिलसिले में मुल्क की रोज बरोज बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल, बल्कि मैं ये कहूंगा कि लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए तमाम ऑप्शंस खुले। लेकिन फवाद चौधरी और दीगर वुज़रा तो ये कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। आप तो उनके एतमाद को शेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब के पास तमाम फैसलों का इख्तियार है और इस ज़िमन में चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए कबूल होगा और जो भी फैसला होगा वो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा। हमें इस वक्त मुल्की इस्तेहकाम अजीज है और हम कुछ ऐसा सियासी क़यादीन से भी अपील करेंगे कि कुछ इस तरह के हालात ना पैदा किए जाएं। आप लोगों ने ये एक बात ये भी डॉक्टर साहब यही कही जा रही है कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला डिमांड की है ऑपोजिशन से ताउन के बदले में। तो ये तो पावर पॉलिटिक्स हुई, ये तो मुल्की मफाद तो ना हुआ डॉक्टर साहब? देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब इज द एवर बेस्ट पीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। आप उनके मंसूबों की एक लंबी फहरिस्त देख लें कि जो कि शुमार नहीं किए जा सकते। उन्होंने वाकई वजारत आला मांगी है ऑपोजिशन से डॉक्टर साहब? देखें जी, मेरे ख्याल के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब का को वजीर आला देखना हर एक शख्स की ख्वाहिश है। इसमें ना कोई ऑपोजिशन की बात है। इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही ने ऑपोजिशन से ताउन के बदले पंजाब की वजारत आला मांगी है और अगर ऑपोजिशन मांग जाती है तो फिर मुल्क कौम का जो मफाद है वो ऑपोजिशन के साथ होगा। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गए थे और उन्होंने इस सारे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जो है उनसे कोई बात की हो। लेकिन अदरवाइज हमारा जो असल मकसद है, ओहदे कोई भी बड़े नहीं होते। चले, आपने इस चीज को रूल आउट नहीं किया डॉक्टर साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। ये मदनी आपके इत्तेहादी हैं, वो ऑपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं, बाकायदा प्रिंट मीडिया में पब्लिश हो रहा है, रिपोर्ट्स चल रही हैं चैनल्स पे जिन्हें छुटलाया भी नहीं जा रहा। मेरे सवाल को भी रिफ्यूट नहीं किया डॉक्टर साहब ने कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला डिमांड की है। ये हैं आपके इत्तेहादी मदनी? देखिए, मैं पहले तो डॉक्टर जैन साहब हमारे भाई हैं, छोटे और बड़े शानदार पॉलिटिशियन हैं, मैं इनको जानता हूँ। नो डाउट। और परवेज इलाही साहब की भी हम बड़ी तहे दिल से इज्जत करते हैं। डाकू क्या करते थे आपने? अच्छा, चलिए, बात यह है कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से पंजाब चलाया है। हम असेंबली देखता रहा हूँ, मैं फॉलो करता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, चूँकि वो स्पोक्स पर्सन है परवेज इलाही साहब के और जो है बहुत अच्छे बंदे हैं। हमने इलेक्शन मिल के लड़ा है जो 2018 का था और बहुत सारे हमारे अपने जो पीटीआई के, मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि हमारे बड़े कमिटेड लोग थे गुजरात में, बाकी जगह पर और भी इसी तरह कराची में थे। लेकिन अब वो इतने कमिटेड नहीं रहे। हम लोगों ने विद इन द पीटीआई जो है वो कुर्बानियाँ दे के स्टेप बैक करवाया गया। लाहौर में भी इसी तरह पार्टी के लोगों ने कुर्बानी दी इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमने मिल के इलेक्शन से जो इमरान ने बात हमें आगे भी जो है, मैं खत्म कर लूं, बड़ी अहम बात है
कि इसी तरह हमें ये जो 1.5 साल रह गया है, ये हमें मिल के पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से और साजिशों से निपटना है। कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हुए मैं बिल्कुल हर इमरान जरा इस बात पर कमेंट करते हैं डॉक्टर जैन की बात पर कि उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन सकते हैं ऑपोजिशन के ताउन से। अच्छा, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि हमारे ये जो स्पोक्स पर्सन है ये इतने मोहतात किस बारे में है। ये पब्लिक जो है ये समझदार है, ये सियानी हो चुकी है और उनको सब पता है। आप अगर नहीं भी बताएंगे तो आप ये बताइए कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो कि शेख रशीद ने कहा कि इन्होंने वजारत आला मांगी है, उसके बाद वजारत आला के हवाले से एक भी बयान ना परवेज इलाही समेत काफ लीग के किसी एक मेंबर का नहीं आया कि वो उस पर यानी कि वो नहीं मांग रहे हैं। तो आम आदमी को तो इसका बिल्कुल अंदाजा है कि वो क्या चीज मांग रहे हैं। लेकिन 6 सीटों के बदले मैं समझता हूं कि वजारत आला मांगना ये तो इमरान, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक सियासतदान का चिकन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा था तो उसने अपनी बेगम से कहा कि मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में यही है कि आज घर में चिकन कढ़ाई बनाई जाए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। इमरान, ये जो हम बात कर रहे थे कि जिस बात को मदनी ने रिफ्यूट किया कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अर्जेंटाइन और तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा है और इस बात को खुद हुकूमती लोग जो है वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे में अगर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है तो उसका असर मईशत पर पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मईशत आपकी दिलचस्पी का ख़ास मैदान है। इमरान, देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान की अगर मईशत को देखें तो 6000 अरब रुपए के आपका टैक्सेस रेवेन्यू इकट्ठा होता है। उस 6000 अरब में से 4300 अरब रुपया आपका कर्जों और की किस्तों में चला जाता है। अब 3400 अरब रुपया जो है वो आपका सूबों को चला जाता है। यानी कि 1 जुलाई को जब बजट आपका शुरू होता है आप नेट डेफिसिट पे खड़े होते हैं। 1000 अरब रुपए की आपने पेंशन देनी होती हैं, 1300 अरब रुपया आपने फौजियों को देना होता है और इसके साथ 700 अरब रुपए की आपके कारपोरेशन के लॉसेज हैं, इसके अलावा तनख्वाहें हैं। ये सारे मामले अगर आप देखें तो पहले दिन आप नेट लॉस पे खड़े होते हैं। यानी कि 6000 अरब रुपए के आपने कर्जे लेकर मुल्क चलाना होता है। यह इस मुल्क की सूरत हाल जहां पर हम बैठकर बड़ी तरक्की के और बड़ी खुशहाली के दावे कर रहे हैं और हम बता रहे हैं। ऐसे में अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो वो नया सेटअप जो है मामलात को संभाल सकेगा। इमरान, अच्छा, मैं समझता हूं कि इस सेटअप को कोई भी नया सेटअप नहीं संभाल सकेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं समझता हूं अगर कोई ये इस पर ओवरकम कर जाएगा तो ये समझ लीजिए कि उसने कोई जादू किया है, कोई चमत्कार किया है। शायद हमें एक दफा फिर नून लीग की तरफ से एक दफा जरा अपनी बात को एक्सप्लेन कर दें कि इस सेटअप को रिप्लेस करने का मतलब क्या है। आप पार्लिमानी निजाम जमहूरियत को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं इमरान? देखिए, इसमें आप इस बात को ज्यादा मुझसे ना पूछें, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिर्फ इतना समझ लिया जाए कि जो नई गवर्नमेंट आए, देखें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्शंस होंगे या फिर नई जो मिनिस्टर जो आएंगे वो नई सेटअप में से आएंगे। अब इन दोनों सूरत हाल में कोई भी शख्स जो है वो इसको ओवरकम नहीं कर सकेगा। डार साहब के चमत्कार का लोगों को उम्मीद है क्योंकि एक ही इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, छोटा मोटा जो भी है, बाकी सारे जितने भी आपको पता IMF की तरफ से आए हुए, लिहाजा इकोनॉमिकली। और ये जो खान साहब ने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, लंगर खाना, सस्ता घर, इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी। मैं आपको बता दूंगा 4 चीजें अपनी आवाम को भी बता दूं। सस्ता घर की सूरत हाल ये है कि जी जो अपना पाकिस्तान अपना घर के जो स्कीम से लोन लेने जाते हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी सख्त और इतनी इलॉजिकल अनरियलिस्टिक है। कैनेडियन इमिग्रेशन की तरह के कनाडा से उसे इमिग्रेशन देता है जो जिसको जरूरत नहीं होती, जिसको जरूरत नहीं होती। इमिग्रेशन सस्ती है और वो आसान है और ये बहुत महंगा है। और एक साल क्या 1.5 साल हो चुका है बैंकों के अंदर जाके देखिए लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि ये बाउंड है 2 महीने में डिस्पोज करने के, लेकिन वो लोग उसमें फॉलो ही नहीं करते। लोग कहते हैं तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इसी तरह अब जो हम वहीद गुल साहब ये बताइएगा कि मरकज के अंदर अगर पीटीआई का ही कोई शख्स वजीर आजम बनता है तो क्या ये बात ऑपोजिशन को कबूल होगी? क्योंकि आप लोगों का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है माइनस इमरान। वहीद गुल साहब,
मुझे लगता है कि वहीद गुल साहब इस वक्त मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। ये बात जो इमरान कर रहे हैं मदनी के, इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर इन हाउस तब्दीली आती है तो कोई पीटीआई का शख्स जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का दावा है कि वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है वज़ीर आज़म बनने के, तो आपके करीबी साथी इवन के जो फैसल बाउडा हैं उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ जो मुशीर खड़े हैं वो उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। मदनी, उन्होंने बिल्कुल आप जैसे जज्बात का इजहार किया। नहीं, देखिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि तहरीक इंसाफ में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इसका पीटीआई का जो लीडर है और वज़ीर आज़म इमरान खान है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा, देखिए, अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ, रहमत करे। तो हम पूरी पार्टी तो उनके साथ नहीं खड़ी ना। मैं समझता हूँ खड़ी है इंशाल्लाह, और बल्ले के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं। अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो बल्ले को छोड़े और आज़ाद इलेक्शन लड़े। मेरा ख्याल है हम सारों से के बशमूल 2000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर जैन, मैं अगला, डॉक्टर जैन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अब मैं अगला सवाल आपसे पीएमएलक्यू की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर पूछना चाह रहा हूं कि बार बार जो पीटीआई की जानिब से स्टांस लिया जा रहा है कि जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे काम कर रही हैं इमरान खान को हटाने के लिए, वो बैरूनी जो दबाव है उसका शिकार हैं, आप इस स्टांस से एग्री करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर? डॉक्टर जैन, देखें जी, बात हो रही है इस टाइम इन हाउस तब्दीली की। इस सिलसिले में जो तमाम जमातें हैं वो पाकिस्तान की सियासी जमातें, और इससे पहले कुछ सियासी जमातें जो हैं वो साबका इलेक्शंस में एक दूसरे के साथ इत्तेहादी भी रह चुकी हैं, और एआरडी और एमआरडी के प्लेटफॉर्म से जो है वो ये तहरीकें भी चला चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस एजेंडे को इंटरलिंक करना पड़ता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं और ये मैटर्स हैं विद इन द पार्लियामेंट। यानी आप ऑपोजिशन को एंटी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर काम करता हुआ नहीं देख रहे? डॉक्टर जैन, देखें जी, हम जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है वो इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, तो वो, लेकिन ये बात पीटीआई को क्यों नहीं समझ आती? देखें जी, ये तो अब उनको समझनी चाहिए ना। ये तो वजीर आजम साहब जो है मुल्क के, इमरान खान साहब, उनकी वो खुद वो इस मुल्क के वजीर आजम है और चारों सूबों की सियासत पे उनकी नजर है, तो इन चीजों को उन्हें देखना चाहिए। बीइंग अ इत्तेहादी, जहां तक हमसे हो सका है हमने 3.5 साल में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इनका मुकम्मल साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद गुल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान मदनी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई ये कहती है कि उनकी गवर्नमेंट गिराना जो है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी है, लेकिन उनके इत्तेहादी उनके साथ इत्तफाक नहीं करते। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक देनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बोलता लोहार के प्लेटफॉर्म से मैं अक्सर ये सवाल उठा चुका हूं कि कभी आपने सड़कों के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को या एफआईए को या पुलिस को या कस्टम्स को या दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करते नहीं देखा होगा। उन्हें आपने हमेशा देखा होगा कि जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उस एहतजाज को डिस्पर्स किया जाए, उस पर आंसू गैस की शेलिंग की जाए, उस पर लाठी चार्ज किया जाए। कभी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी नर्सेज एहतजाज कर रही होती हैं, कभी हमारे असातिज़ा एहतजाज कर रहे होते हैं, और उस एहतजाज को डिस्पर्स करने वाले भी सरकारी मुलाजिम होते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार उनका पेट भर कर रखती है और इन लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर करती है। मेरे साथ आज स्टूडियोज में एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद है, मोहतरम अबुल हसन नकवी साहब, कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अबुल हसन नकवी साहब, आप लोग सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग ट्रैफिक में खलल डाल रहे हैं, आम जनता की बद्दुआएं ले रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ पर दावत दी। आपके सवाल के जवाब में कि हमें कोई शौक़ नहीं है, हमारा पेशा है लोगों को तालीम देना, बच्चों को तालीम देना। हम मजबूरन इस अमल के ख़िलाफ़ निकले हैं कि हमारी तनख्वाहें काटी जा रही हैं और हमारा ये मुतालबा सैलरी स्लैश की जा रही है।
हम कोई तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं कर रहे, ना ही तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, ना ही कोई अलाउंस मांग रहे हैं, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी तनख्वाहें पहले से हमें दे रहे थे उसमें जो कट लग गया है वो बहाल किया जाए। किस बुनियाद पर ये कट लगाया गया है, किस जवाब पर? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो हर साल उनकी बेसिक सैलरी 10-20% बढ़ जाती है ना। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूं कि 2002, 2005, 2009 और 2012 में कंट्रैक्ट पर कॉलेज टीचर को भर्ती किया गया। जी हाँ, मेरे उस्ताद अजहर जैदी भी थे उनमें। और इसमें बताना जरूरी है कि हम कंट्रैक्ट पे आए लेकिन हम पीपीसी के थ्रू आए। ठीक है, हमने वो पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया, हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास के इंटरव्यू के पूरे प्रोसीजर के थ्रू आए। ठीक है। अब ये जालमाना पॉलिसी 2002 में जनरल मुशर्रफ ने दी थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। 2008 में जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी दी, लेकिन उसके साथ साथ वो उस फेडरल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी फॉलो करना था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको 1 साल डिले किया। इन्होंने 2008 में ही हमें रेगुलर करना था लेकिन इन्होंने 2009 में किया, 2002 के बैच को, और 2005 के बैच को इन्होंने 2010 में रेगुलर अब किया। आप लोग रेगुलर हो चुके अब रेगुलर हो चुके हैं। 2009 और 12 के भी हो चुके, यानी पहले जो है 7 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 3 साल बाद हम रेगुलर हो गए। उस वक्त जब रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और ये सीएम की मंजूरी के बाद होती है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होती है। अब इसमें हमें पे की प्रोटेक्शन दी गई थी। अब मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि पे प्रोटेक्शन है क्या। पे प्रोटेक्शन का मतलब है कि हमारी जो 7 साल 5 साल की पे की जो बेसिक पे के साथ इंक्रीमेंट हमें सालाना मिली है वो कंटिन्यू की। जब 2009 में और 10 में रेगुलर हुए तो वो कंटिन्यू करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2013 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके नतीजे में हमारी 2013 में उन्होंने कहा जी इनकी पे रीफिक्स की जाए और जो इनकी जो इंक्रीमेंट्स हैं 7 साल की, कोर्ट में 5 साल की, उनसे महरूम कर दिया गया। मैं बताता चलूं कि यहाँ पर हमने पहले उस वक्त एहतजाज किया, उसके बाद हम हर फोरम पे गए, कोर्ट में गए। कोर्ट का ये मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद हम पीएसटी में गए, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में हमारे हक में हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं कर रही अबुल हसन साहब? जी सर, और जुल्म ये देखें कि हाई कोर्ट के फैसलों को गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने उसको इसको के खिलाफ पिटीशन अपना इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन मौजूद है या हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, पीएसटी का डिसीजन मौजूद है, इसके बावजूद ये तो तौहीन अदालत नहीं है अबुल हसन साहब? इसके खिलाफ हमारे जो स्कूल टीचर हैं उन्होंने पीएसटी में एक फाइल अपना पिटीशन दायर की है तौहीन अदालत की, इसके इम्प्लीमेंटेशन की। उस पर गवर्नमेंट का ये तरीकाकार होता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके नतीजे में कुछ टाइम लिया, कभी सेक्रेटरी को चेंज कर दिया, तौहीन अदालत लगने लगी तो सेक्रेटरी को चेंज कर दिया। तो ये टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स अपने बजट को बचाने के लिए। और अच्छा, जो तौहीन अदालत होती है वो शख्स पर लगती है, वो ओहदे पर नहीं लगती। वो एक दिन पहले जब लगने लगती है, उसकी डेट आती है तो वो सेक्रेटरी को इमरान इसके ऊपर आप जैसे कमेंट करना चाहेंगे? लवान साहब को उन्होंने चेंज कर दिया था। आप यकीन जानिए रहम आता है इस निजाम के ऊपर। हालांकि जो इशू है इनका बता रहे हैं, ये शायद 5-10 मिनट की गेम नहीं है और इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत ने 100 डंडे भी खाने, 100 जूते भी खाने। और ये जो आपकी इस वक्त गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, मैं समझ बिल्कुल ठीक काम कर रही है। उनका जो काम है ना, जिसकी तनख्वाह मिलती है, वो इस चीज की है कि आपने काम को खराब कैसे करना है। जो ये काम, जो इनका मामला है, ये तो एक पिनट है जहां पर खरबों रुपए की आप करप्शन कर रहे हैं। वहां पर एक छोटा सा मामला, एक गरीबों का उनका जो हक है, आप उनको वो देने के इतने डिलेइंग टैक्टिक्स के उन्होंने अपनी तनख्वाहों से ज्यादा पैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा दिए होंगे, लेकिन आप उनको हक नहीं दे रहे हैं और आपके भी वकील वहां पेश हो रहे हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। अबुल हसन नकवी साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नाज़रीन, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन असातिज़ा से पढ़कर जाते हैं, CSS करते हैं और बाद में इन्हीं असातिज़ा को जलील करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।